हेलो दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज हम क्लास 12 फिजिक्स और हमारा पहला चैप्टर है वो है विद्युत आवेश। कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। तो हमारा पहला चैप्टर है फिजिक्स का वो है विद्युत आवेश, कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में भी नाम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जो है इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये हमारा जो है चैप्टर का नाम है, ठीक है ना। तो मैं इसको जो है थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ इस चैप्टर में हम क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। इस चैप्टर में जो है हम विद्युत आवेश के बारे में जानेंगे कि विद्युत आवेश क्या होता है, ठीक है। और जो है हम कूलाम्स लॉ के बारे में जानेंगे, कूलाम्स लॉ क्या होता है, ठीक है। और जो है यानी कि जो हमारी ये पहली यूनिट है जिसे हम स्थिर वैद्युतिकी बोलते हैं, यहाँ पर हम आवेशों को स्थिर मान करके क्या करेंगे, चलेंगे, ठीक है ना। इस आवेश को हम क्या मानेंगे, स्थिर मानेंगे, और उसके द्वारा उत्पन्न बल, क्षेत्र और विभव का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हम इन सारी चीज़ों को क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इसके बारे में कि इसकी पृष्ठभूमि, ठीक है। चलिए, तो देखिए प्रयोगों द्वारा परीक्षणों के आधार पर यह देखा गया कि प्रकृति में बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं, ठीक है, जिनको आपस में रगड़ने पर वे किसी अन्य पदार्थ को या एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। और ये आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण क्यों होता है, चूंकि क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर हम ऐसे पदार्थों में मुख्य रूप से बात करें तो वो आपका जो है कांच है, गंधक है, और आपकी एबोनाइट की छड़, ठीक है ना। और जो है प्लास्टिक, एम्बर, ये जो पदार्थ हैं इनको जब हम आपस में क्या करते थे, उस समय इनको हम क्या करते थे, रगड़ते थे, तो ये एक दूसरे को आकर्षित अथवा क्या करते थे, प्रतिकर्षित करते थे, ठीक है। अब देखिए, चूँकि यानी कि इनको हम इस पदार्थों को जब हम आपस में क्या करते थे, रगड़ते थे, तो ये हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करने लगते थे, आकर्षित करने लगते थे, ठीक है ना। चूँकि ये जो आवेश है वो किसके कारण उत्पन्न हुआ है, घर्षण के कारण उत्पन्न हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोलते थे, घर्षण विद्युत भी बोलते थे, ठीक है ना। और एक बात आपको यहाँ पर ये याद रखनी है कि ये जो विद्युत है जिस वस्तु पर उत्पन्न होती है उस पर स्थिर रहती है, ठीक है ना। मतलब ये जो विद्युत है जिस वस्तु पर उत्पन्न होगी उस पर क्या रहेगी, स्थिर रहेगी, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको जो है स्थिर विद्युत या स्थैतिक विद्युत भी इसको हम क्या करते हैं, बोलते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब स्थैतिक विद्युत में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, स्थैतिक विद्युत में हम स्थिर आवेशों को, है ना, स्थिर अवस्था में रख करके उनके द्वारा उत्पन्न बलों, विभवों और क्षेत्रों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो हम इसके बारे में आपको लिख देते हैं। तो स्थैतिक विद्युत में देखिए विद्युत आवेशों को स्थिर अवस्था में उनके द्वारा उत्पन्न बलों, विभवों तथा क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो हम ये हमारी जो पहली यूनिट है उसमें हम आवेश को क्या मानेंगे, स्थिर मानेंगे, ठीक है ना। और एक बात आपको यहाँ पर ये याद रखनी है कि अगर हम आवेश को क्या मानते हैं, स्थिर मान करके चलते हैं, तो उसके कारण केवल एक विद्युत क्षेत्र पैदा होता है, ठीक है ना। जब आवेश केवल स्थिर होता है तो उसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र पैदा होता है, ठीक है ना। और जब आवेश गति करने लगता है तो उसके चारों ओर विद्युत आवेश यानी कि विद्युत क्षेत्र के साथ साथ एक चुंबकीय क्षेत्र भी क्या है, क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो इसको भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर आवेश को स्थिर मान करके ही क्या करेंगे, चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको जो है विद्युत, अब हमारा जो टॉपिक होगा वो है विद्युत आवेश।
तो विद्युत आवेश से तात्पर्य क्या है? हमने आपको बता दिया कि विद्युत आवेश जो है वो रगड़ने के कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है, ठीक है ना। चलिए हम इसके बारे में अगर हम लिखें, विद्युत आवेश पदार्थ का वह मौलिक गुण है वह मौलिक गुण है जिसके कारण वस्तुओं के बीच विद्युत बल कार्य करता है। विद्युत बल कार्य करता है। यदि हम दो कुचालक उपयुक्त पदार्थ लें, देखो यदि दो उपयुक्त कुचालक पदार्थों में, जैसे हम ले लें रेशम को कांच से, रेशम को कांच से, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से, बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है, ठीक है। इसको ऊपर साफ किया दे रहा हूं। तो इसमें कागज के टुकड़ों, तिनकों, पंखों को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो इस अवस्था में हम इसको क्या बोलते हैं कि ये जो है विद्युत, इस अवस्था में ये जो है विद्युतमय कहलाते हैं, ठीक है। इस हमें ये पदार्थ विद्युतमय, जिसे हम इलेक्ट्रिफाइड बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिफाइड कहलाते हैं। ठीक है, तथा ये कहा जाता है कि वस्तुएं आवेशित हो गई हैं, कि वस्तुएं आवेशित हो गई हैं। पदार्थ का ये गुण जो है विद्युत आवेश कहलाता है, ठीक है ना। विद्युत आवेश कहलाता है। ये गुण जो है वो हमारा क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है, ठीक है। तो यदि हम एक्चुअल में इसको डिफाइन करना चाहें तो देखो टू द पॉइंट, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो विद्युत आवेश क्या है, तो विद्युत आवेश पदार्थ का वह मौलिक गुण है, देखिए विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है
जिसके कारण उसमें पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये टू द पॉइंट हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। और विद्युत आवेश को जो हम स्मॉल क्यू से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, विद्युत आवेश को स्मॉल क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना, यह एक अदिश राशि है। विद्युत आवेश आपको याद रखना है, एक अदिश राशि होती है। और इसका जो एसआई मात्रक होता है, इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, तो विद्युत आवेश को हम स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं और ये एक क्या होती है, अदिश राशि होती है। और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो कूलाम होता है। विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो हमारा कूलाम होता है। ठीक है, यदि हम बोलते हैं यदि किसी आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, यदि आवेश में n हो तो आपको पता है क्यों बराबर n इंटू क्या होता है, E होता है। ठीक है ना, अगर किसी आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो उसको हम बोलते हैं क्यों बराबर n E। और इसे हम, इस नियम को हम आवेशों का क्वांटीकरण भी कहते हैं। ठीक है ना, इस नियम को, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इस नियम को आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का क्या बोलते हैं हम, क्वांटीकरण बोलते हैं। ठीक है ना, और एक बात आपको यहाँ पर और ध्यान रखनी है कि कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके या त्याग करके आवेश को क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। ठीक है ना, तो कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके या त्याग करके आवेश प्राप्त कर सकता है। आवेश क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। ठीक है ना, ये चीज़, यानी कि आवेश की अगर कोई पदार्थ है उसको यदि आवेश को प्राप्त करना है तो वो है या तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, निकल जाएं, या फिर वो किसी पदार्थ से जो है इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, ग्रहण कर ले। ठीक है ना, तब वो जो होगा वो जो है आवेशित हो जाएगा। ठीक है ना, वो वस्तु। चलिए, तो यदि हमें यहाँ पर अब जो है एक कूलाम को डिफाइन करना हो कि एक कूलाम से तात्पर्य क्या है, एक कूलाम, तो एक कूलाम आवेश उस विद्युत आवेश के तुल्य होता है। देखिए, एक कूलाम आवेश उस विद्युत आवेश के, ठीक है ना, एक कूलाम आवेश उस विद्युत आवेश के तुल्य होता है जो लगभग 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों में उपस्थित होता है। ठीक है, तो अगर आपको एक कूलाम को डिफाइन करना हो तो एक कूलाम आवेश उस विद्युत आवेश के तुल्य होता है जो लगभग 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है, उपस्थित होता है। ठीक है ना, ये बात हुई। चलिए, और थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। ये जो यहाँ पर आपने ई देखा था, ई इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, आवेश होता है। यहाँ पर देख सकते हो ई जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश है।
इलेक्ट्रॉन पर आवेश है और इसका मान फिक्स है, ठीक है ना, जिसका मान 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम होता है। इस चीज़ को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, जब आप न्यूमेरिकल लगाओगे, ठीक है, तो वहाँ पर स्कोप को क्या है, डायरेक्टली जो है यूज़ करना होता है, ठीक है ना, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो हमने अभी जाना कि विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, और जो है विद्युत आवेश किस प्रकार की राशि है, अदिश है या फिर क्या है, सदिश है, एक कूलाम क्या होता है, ठीक है ना, और इस जो विद्युत आवेश को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो इन सारी चीज़ों को हमने क्या करा, अध्ययन करा, ठीक है ना। अब हम इसकी जो है CGS पद्धति पर भी क्या करते हैं, बात करते हैं, मतलब इसकी जो SI यूनिट होती है वो हमारी तो जो है कूलाम होती है। अगर हम बात करें इसकी CGS यूनिट क्या होती है, तो उस पर भी हम क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो विद्युत आवेश का जो CGS पद्धति में मात्रक होता है वो हमारा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इकाई या स्टेट कूलाम बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो CGS पद्धति में आवेश का मात्रक एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इकाई या स्टेट कूलाम होता है, स्टेट तो आपको याद रखना है कि CGS पद्धति में आवेश का मात्रक एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इकाई या स्टेट कूलाम होता है, ठीक है ना। और एक कूलाम में जो यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है वो कितना होता है, कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, तो 3 इंटू 10⁹ ESU। ESU का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है ना। तो यानी कि एक कूलाम में 3 इंटू 10⁹ ESU होता है, ठीक है ना। आपको सीधे याद रखना है कि एक कूलाम में 3 इंटू 10⁹ ESU होता है, ठीक है ना। और जो है आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक वो EMU कूलाम होता है, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। तो विद्युत आवेश का जो है विद्युत चुंबकीय मात्रक EMU, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, है ना, कूलाम EMU कूलाम होता है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि एक EMU कितना होता है, एक EMU बराबर होता है जो है 3 इंटू 10⁻10 ESU, ठीक है। एक EMU बराबर होता है 3 इंटू 10⁻10 ESU और इसी को हम बोलते हैं 10 कूलाम, ठीक। तो आपको सीधे याद रखना है कि एक कूलाम में 3 इंटू 10⁹ ESU होता है और एक EMU में 3 इंटू 10⁻10 ESU, और यही बराबर होता है किसके, 10 कूलाम के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना, ये चीज़। चलिए, तो आगे हम और ये भी ध्यान रखना है कि विद्युत आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो हमारा फैराडे होता है, ठीक है ना। तो विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो है फैराडे होता है, ठीक है ना। तो विद्युत आवेश का अगर आपको पूछा जाए कि सबसे बड़ा मात्रक बताइए विद्युत आवेश का, तो हमारा फैराडे होता है, ठीक है ना। और एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम होता है, ठीक है ना। तो एक फैराडे में जो है 96,500 क्या होता है, कूलाम होता है। इसको भी आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। और अगर हम और छोटे छोटे अगर मात्रकों पर बात करें तो उस पर हम बात करते हैं।
जैसे 1 माइक्रोकूलाम, एक माइक्रोकूलाम अर्थात 1 माइक्रोकूलाम होता है वो बराबर होता है 10⁻⁻⁶ कूलाम। 1 नैनोकूलाम, एक नैनोकूलाम जो होता है हमारा, 1 नैनोकूलाम होता है 10⁻⁹ कूलाम, ठीक है। और 1 पीकोकूलाम, अगर पीकोकूलाम की बात करें तो 10⁻⁻12 क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है ना। और तो ये था आज का हमारा जो है पहला लेक्चर। इसमें हमने जो है आवेशों के बारे में जाना, आवेश का जो है जो आवेश का मात्रक क्या होता है इसके बारे में जाना हमने, आवेश को किस चीज़ से प्रदर्शित करते हैं, आवेश का जो है एसआई यूनिट क्या होती है, आवेश का जो है सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, और विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हमने क्या करा है, अध्ययन करा है, ठीक है ना। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसको हम आगे क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जो है आप इसको क्या करना है, आपको रिवाइज करना है, और हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का आज हमने क्या करा है, अध्ययन करा है। अगर चले हम इसका अगर बीमा भी लिखना चाहें तो आवेश की जो बीमा होती है, आवेश की बीमा, तो आवेश की बीमा होती है m0, L0 और T क्या होती है, A होती है, ठीक है ना। तो ये आवेश की क्या होती है, बीमा होती है। तो इसको आपको भी क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है ना। तो थैंक यू।